हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि 6th क्लास का है, भोजन। यह कहाँ से आता है, तो हम जो भोजन करते हैं वो कहाँ से आता है, क्या है, उसके बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? तो सीधी सी बात है, रोज़ाना हम अपना भोजन खाते हैं घर पर। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो हाँ, नॉर्मली हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। कभी घर पर कोई चीज़ बनती है, कभी घर पर कोई चीज़ बनती है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं। आइए, क्रियाकलाप नंबर फर्स्ट। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे एक। उसमें हमें एक सारणी बनानी है, एक लिस्ट बनानी है, जिसमें हम ये लिखेंगे कि आपके मित्र लोग जो हैं वो दिन भर में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो आप ये क्रियाकलाप अपने घर पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप स्कूल में हो नहीं। तो हम नॉर्मली जब क्या हो सकता है, अगर अपन अलग अलग बच्चों से पूछेंगे और अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, तो अपने आहार के बारे में अलग अलग चीज़ें बताएंगे। कोई बताएगा इडली डोसा, कोई बताएगा दाल चावल। तो हर जगह पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं? पके चावल के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों का संघटकों की आवश्यकता होती है, और दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसे अगर अपन चावल बनाएंगे तो चावल में हमें सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो पानी और एक चावल। लेकिन अगर अपन सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो सब्ज़ी में कई प्रकार के मसाले, तेल आदि ये डलते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए। तो यहाँ पर कुछ सारणी में कुछ चीज़ें दी हुई अभी आपको बताते हैं। इनको सूचीबद्ध कीजिए और अपने घर पर इसकी चर्चा कीजिए कि इनको बनाने में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। तो यहाँ देखिए एक सारणी दी हुई है और सारणी में रोटी तथा चपाती के बारे में बताया हुआ है। इसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आटा तथा जल की आवश्यकता होती है। दोनों चीज़ों से आप रोटी बना सकते हैं। दाल की बात करें तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि इसमें चाहिए होते हैं। इनके द्वारा ही हम दाल बना सकते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो किसी प्रकार की सब्ज़ी बनाओ, किसी प्रकार की कोई भी खाने की सामग्री बनाओ, तो वो लगभग सभी चीज़ों में प्रयुक्त की जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। तो ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह, ये कहाँ से आते हैं? खाने की जो भी चीज़ें होती हैं निश्चित रूप से पौधों से हमें प्राप्त होती है। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? गेहूँ और चावल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। तो धान और गेहूं के पौधे आपने देखे होंगे, खेत आपने देखे होंगे। तो खेत में क्या होते हैं? बहुत सारे पौधे इनके लगे होते हैं। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। इन्हीं से हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि ऊपर दिए हुए हैं, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे दूध है, अंडा है, मुर्गी है।
मछली है, झींगा है, मांस है, तो ये सारे हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप नंबर 3 की बात करते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों को जैसे कि अन्न, सब्जी, तो यहाँ देखिए धान का खेत दिया हुआ है और यहाँ आप देखोगे तो गेहूँ का परिवहन, गेहूँ अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैलगाड़ी के द्वारा लेकर जाया जा रहा है। ठीक है। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। तो अन्न, सब्जी और फल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते हैं वो जांतव उत्पाद होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? दूध, मांस, अंडे वगैरह जंतुओं से प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, दही, घी आदि सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? जंतुओं से प्राप्त होती है, दूध से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए एक सारणी दी हुई है। इस सारणी में खाद्य व्यंजन, संगठक जिससे वे बने होते हैं तथा उनके स्रोत क्या क्या हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। खाद्य, मद, कच्ची सामग्री और स्रोत यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इडली के बारे में बात करते हैं। इडली कैसे बनती है? चावल से बनती है। उड़द की दाल, नमक और जल, ये सारी चीज़ें उसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। पौधा उत्पादक, तो ये सारी चीज़ें हमें जो इडली बनाने के लिए चाहिए होती है कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है, पादप से मिलती है। इनका स्रोत पादप है। चिकन की बात करें तो चिकन में एक तो चिकन चाहिए, मतलब मुर्गी चाहिए, मुर्गा चाहिए, और फिर मसाला, तेल, घी और जल, ये सारी चीज़ें इसके लिए जरूरी होती है। और इसका स्रोत क्या है? जंतु तथा पौधे या जंतु। तो ये घी, तेल वगैरह कहाँ से मिलते हैं? हमें पौधों से मिलते हैं। और घी तो हमें कहाँ से मिलता है? जंतु से मिलता है। और मसाले कहाँ से मिलते हैं? हमें पौधों से मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पौधे या जंतु। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खीर। खीर कैसे बनती है? आपको सबको पता होगा, खीर बनाने के लिए दूध की ज़रूरत होती है, चावल की ज़रूरत होती है और चीनी की ज़रूरत होती है। और दूध हमें कहाँ से मिलता है? जंतु से। और चावल और चीनी हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। चीनी आपको पता होगा गन्ने से बनाई जाती है और गन्ने का पौधा होता है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? ठीक है, तो बताइए चलो बच्चों, अन्य ऐसे जंतु के नाम बताओ जिनसे भी हमें दूध मिल सकता है। बकरी से भी दूध मिलता है, भेड़ से भी दूध मिलता है, ऊँट का भी दूध होता है। तो ये सभी जंतु भी दूध दे सकते हैं, जो कि हम नॉर्मली देखते नहीं हैं। सामान्यतः अपन गाय या भैंस का ही दूध उपयोग में लेते हैं, लेकिन ये जंतु भी जो होते हैं वो दूध देते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो भोजन के रूप में हम क्या उपयोग करते हैं? पौधों के भाग और जंतु उत्पाद का उपयोग हम करते हैं। आइए जानते हैं आगे कौन कौन से भोजन के रूप में किस पादप के किस किस भाग का उपयोग किया जाता है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? तो हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है पौधे। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। तो पत्तियों वाली अनेक सब्जियां, पालक, मेथी वगैरह, तो ये सारे पत्तेदार सब्जियां हैं जिनको अपन खाने में उपयोग में लेते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, और कुछ पौधे और फल जो होते हैं उनको अपन किस रूप में खाते हैं? फलों के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, तो फल के रूप में आप क्या क्या खाते हो बताइए? जैसे सेब है, केला है, अनार है, ठीक है, टमाटर है, तो ये सारे किस रूप में पाए जाते हैं? फल के रूप में। तो इनको अपन खाने में उपयोग में लेते हैं। तो एक पौधा जो है उसमें विभिन्न भाग होते हैं। एक पौधे में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? फल होता है, पत्तियाँ होती है, तना होता है, जड़ें होती हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की फल के रूप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको अपन खाते हैं। तो फलों को आप जानते हो, जैसा कि मैंने बताया, सेब, अनार, केला, अमरूद, ठीक है, टमाटर,
आदि फल होते हैं जिन्हें अपन खाने में उपयोग में लेते हैं। कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो किसी चीज़ का तना खाते हैं, किसी चीज़ का पुष्प अपन खाते हैं। जैसे गोभी होती है तो गोभी का फूल होता है तो पुष्प वाला भाग है जिसको अपन खाते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं आगे। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है तथा प्रयत्न किया होगा। प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? इन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाने में उपयोग में लिए जाते हैं? तो आपको पता होगा चना जो होता है, चने के बीज, चने के दाने जो होते हैं उनको खाया भी जाता है और उसकी जो पत्तियां होती है उसकी भी सब्जियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ देखिए एक सारणी दी हुई है बैंगन का। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपन खाते हैं, जैसे कि बैंगन का भरता। बैंगन का भरता जो होता है, संगठक स्रोत क्या है? बैंगन है, मिर्च है, मसाले के रूप में इसका मिर्च, मसाले के रूप में कोई अन्य। तो मिर्च का उपयोग क्या है? मसाले के रूप में यहाँ पर होता है जो। और ये बैंगन जो है एक फल है जो कि पौधे से प्राप्त होता है, फल वाला भाग है। और मिर्ची भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? फल से। और क्या क्या डलता है भरते में? तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। तो तेल होता है जो कि मूंगफली का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है या अन्य किसी पौधे का हो सकता है। और ये जो सारी चीज़ें, ये तेल जो है हमें कौन से भाग से मिल रहा है? बीज वाले भाग से मिल रहा है, क्योंकि सरसों सोयाबीन के बीज होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहेली क्या कर रही है, इसके नीचे लिखा हुआ है अपने आसपास अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो आप ये लेसन पढ़कर सोचने लग जाओ कि आसपास जितनी भी पत्तियाँ हैं, छोटे मोटे पौधे हैं, उनको टेस्ट करके देख सकते हैं कि खाने के लायक है क्या नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ खाने लायक नहीं होती, हर पौधा खाने लायक नहीं होता, क्योंकि उसको अगर आपने खाया तो हो सकता है वो जहरीला हो और आपको उससे समस्या हो सकती है। क्रियाकलाप नंबर 5 पे आते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। इन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों के कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे साबुत मूंग एवं अंकुरित मूंग दोनों दिखाए हुए हैं। तो साबुत मूंग जो है, मूंग की दाल जो जिनकी बनती है वो मूंग है ये। और ये मूंग को अपन ने क्या किया, एक गिलास में पानी भरकर उसको भिगो दिया और कुछ समय के लिए गीले कपड़े से उसमें उसको लपेट दिया। तो आप देखोगे कि उनसे एक सफ़ेद रंग की संरचना निकल आती है, मतलब वो अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अंकुरित मूंग है और ये सामान्य मूंग है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, तो इसका मतलब अगर ये संरचना निकल गई है तो इसका मतलब बीज क्या हो गए हैं? अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। अगर ऐसा नहीं हुआ है, उनसे कोई संरचना नहीं निकली है, वो अंकुरित नहीं हुए हैं, तो फिर उनको वापस से पानी से निकालिए, उसको धोइए और वापस से गीले कपड़े से ढककर उसको रख दीजिए। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ कुछ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? तो कुछ समय बाद दूसरे दिन अगर आप देखते हो तो तब आपको अंकुर निकलता हुआ दिखाई देगा, मतलब वो अंकुरित हो चुका है। अंकुर का मतलब एक छोटी सी सफ़ेद रंग की संरचना निकलती हुई उसमें से आपको दिखाई देगी। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। इनको धोकर आप आसानी से खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, उबाल के भी आप इनको खा सकते हो और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि आप इनको खा सकते हो। इनमें कुछ मसाले मिलाकर खाने से के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। अगर इनमें कुछ मसाले मिला दिए जाए तो एक स्वादिष्ट सा अल्पाहार नाश्ता आपके लिए
तैयार हो जाएगा। चना एवं अंकुरित चना, यहाँ पर आप देख सकते हो चने हैं और सामान्य चने हैं और इधर अंकुरित चने हैं। तो अंकुरित चनों को भी अंकुरित करने के लिए यही विधि अपनाई जाती है। पहले पानी में भिगोइए, फिर उसको गीले कपड़े से ढक दीजिए और जब तक उसमें से अंकुर ना निकले तब तक ऐसा आप कर सकते हैं 1 दिन के अंतराल पर। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? तो शहद तो आप सबने देखा होगा। अभी शहद आता कहाँ से, किस प्रकार से उत्पादित होता है, इसके बारे में अपन जानकारी। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं। तो मधुमक्खियों का काम ही होता है फूलों पे जाकर उनका रस लेकर के इकट्ठे करना और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं। तो वर्ष के कुछ ही समय साल में ऐसा होता है जब मकरंद फूल में उपस्थित होता है। तो ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, वहाँ जाती हैं, उस मकरंद को लेती है और इकट्ठा कर लेती है कि जब ये नहीं भी होगा तब भी उसका उपयोग किया जा सके, उसको भंडारित कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। और हम क्या करते हैं, ऐसे छत्ते जो होते हैं, छत्तों का जो मधु होता है, शहद होता है, उसको वहाँ से निकाल करके अपन उपयोग में ले सकते हैं। तो मधुमक्खियाँ हमारे लिए भी शहद बनाती हैं। और आप सोच रहे होंगे मधुमक्खियाँ क्या खाएगी फिर जब उनको ज़रूरत होगी। तो मधुमक्खियाँ क्या करती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें से इतना ही शहद निकालना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है या जितना उनके लिए निकालने के बाद उनके उपयोग के लिए बच जाए। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों का भी हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ते हैं फिर कल।